नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ स्पेशल एडिशन सवाल पब्लिक का शो। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बयानों को सुन सुनकर जवाब देने आ रही हैं आप ही के इस शो में, क्योंकि पिछले 3 दिन से राहुल गांधी अगर अमेठी के आसपास हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, तो स्मृति ईरानी भी मैं जंग में मौजूद हैं। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी सीधे अमेठी से जुड़ रही हैं आज हमारे साथ सवाल पब्लिक का इस शो पर। और स्मृति ईरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेठी में आपने नए घर में गृह प्रवेश करने की आपकी मंशा है कल, तो पहले दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। संदेश क्या दे रही हैं आप स्मृति ईरानी जी देश को और अमेठी की जनता को, क्योंकि आज आप वहां रेजिडेंट हैं अमेठी की 2019 के चुनाव जीतने के बाद? नाविका जी, मैंने 2014 में जब पहली बार अमेठी में बीजेपी की प्रत्याशी के नाते पहली बार चरण रखा था यहाँ पर, तब जनता की एक पुकार थी, एक गुहार थी कि अमेठी के इतिहास में कभी भी उन्होंने अपने सांसद को चुनाव छोड़ कभी नहीं देखा था, कि रोज़मर्रा की चुनौतियों से जब उनको जूझना पड़ता तो समाधान के लिए सांसद मिले नहीं मिलता था। और साथ ही 2019 के चुनाव में अमेठी की जनता ने मुझसे एक वादा लिया था कि दीदी आप यहाँ घर एक ज़रूर बनाएंगी। तो हाँ, मुझे आज इस बात की खुशी है कि अपने उस चुनावी वादे को भी मैं पूरा कर पाई हूँ, और आपका आभार मैं व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, और वो आपके घर में जो इस वक्त हमें प्रकाश दिख रहा है, लाइटें दिख रही हैं, वो दिखा रही हैं कि आपकी एक सांसद और एक रेजिडेंट ऑफ अमेठी होने के नाते जो आप लोगों के बीच वहाँ रहने जा रही हैं, ये एक बड़ा संदेश है। लेकिन पिछले 3 दिनों से अमेठी रायबरेली के इलाके में बड़ी हलचल है। पहले से ही रही थी नाविका जी, मैं 10 साल से यहाँ रह रही थी, बस किराए के कमरे में अथवा किराए के गेस्ट हाउस में। तो एक ही कमरा था, हम सब कार्यकर्ता जहाँ जहाँ संभव हो रहा था वहाँ वहाँ किराए का कोई कमरा, किराए का कोई घर ले रहे थे। अब ये घर मात्र मेरा घर नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं मेरे साथ, उनके लिए भी अगर आशियाँ नहीं हैं तो वो इसी घर में हम सब संघ जो काम करते हैं वो यहाँ पर एक एक अपना आश्रय ढूंढ रहे हैं। तो मात्र मेरा नहीं है, मेरे जो राजकीय परिवार का एक हिस्सा है, उनका परिवार का घर है ये। जहाँ तक कि हलचल की आप बात कर रही हैं, पता नहीं आप किस ओर इशारा करना चाह रही हैं, क्योंकि जिनका इंतज़ार आपको था कि चल के निकलेंगे अमेठी से, वो तो 80-90 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा कर गए। जो लोग इस इलाके की भूगोल से वाकिफ़ हैं, ज्योग्राफी से वाकिफ़ है, वो जानते हैं कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गाड़ी से यात्रा निकाल रहा था, लेकिन सड़कें इतनी सुनसान उन्हें अमेठी में मिली कि वो फिर सुल्तानपुर से फुर्सतगंज अमेठी हेलीकॉप्टर से आए, फिर तेज गाड़ी चलाते हुए बिना किसी से मिले सीधा रायबरेली गए। और मुझे लगता है रायबरेली में भी कुछ इस्तकबाल उनका जो स्वागत है, जो उनकी मंशा थी, अपेक्षा थी, उतनी नहीं हो पाई। वहाँ पर भी लोगों का जमावड़ा उन्हें नहीं देखा। स्मृति जी, भारत जोड़ो यात्रा में अमेठी, रायबरेली और इस बार तीसरी बार थी चुनाव हारने के बाद जो राहुल गांधी वहां आए, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। जयराम रमेश जी ने जरूर कहा, उन्होंने आपका चैलेंज सुना, स्वीकार किया और कहा कि अगर राहुल गांधी की मंशा होगी, अगर वो तय करेंगे तो वो जरूर अमेठी लौटेंगे। आपको लगता है राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चुनौती मैंने राहुल गांधी को दी थी, जवाब जयराम रमेश दे रहे हैं। और शायद यही राहुल गांधी के नेतृत्व का, अगर मुझे अनुमति हो तो कहूं, पहला फ्लॉ है कि वो सीधा संवाद नहीं करते उनसे भी जो उनके संरक्षक हैं, समर्थक हैं, और उनसे भी जो उन्हें चुनौती देते हैं। एक नेता जब सीधा संवाद करने में
अक्षम हो, एक नेता जिसको सहारे की जरूरत हो, अपने उस क्षेत्र में जो 5 दशक से उसके परिवार का गढ़ रहा हो, एक नेता जो 5 दशक के गढ़ में जब आता है तो जनता तो छोड़ दीजिए, किसी ने आज तक प्रश्न नहीं किया कि अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता कहाँ था। तो जिस नेता ने अपने कार्यकर्ताओं को त्याग दिया, जिस नेता ने अमेठी को छोड़ दिया, अमेठी ने इस बार उस नेता को छोड़ दिया, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो मैं पुनः कहती हूँ कि मैंने राहुल गांधी को चुनौती दी थी, लेकिन उनके प्रॉक्सी जयराम रमेश बोल रहे हैं। तो इस नेता में क्या इतना भी दमखम नहीं है कि अपनी बात अपनी जुबान से खुद बोल ले? तो जो खुद के लिए बोल नहीं सकता वो दूसरों की आवाज कहाँ से बनेगा? खुद की बात उन्होंने बोली है, और जो बोली है मैं आपको सुनवाना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने वाराणसी के बारे में जो कहा, जनता उस पर अभी जो विचार रखेगी आप सुन रही होंगी, लेकिन आपको सुनवाना चाहती हूं, दर्शकों को सुनवाना चाहती हूं राहुल गांधी का ये बयान। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? स्मृति जी, राहुल गांधी का मैसेज क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं? गुस्से में बहुत नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको विश्लेषण करना पड़ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब उनके कहने की क्षमता पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन नाविका जी जो ये कह रहे हैं, अंग्रेजी में एक वाक्य में अगर आपकी अनुमति हो तो कहूँ, ही पोजिशंस हिमसेल्फ टू बी पॉलिटिकली सेन बट ही इज एक्चुअली इंस्टीट्यूशनली वेरी इरेटिक। कोई भी सभ्य समाज में भले ही आप प्रतिद्वंदी हो राजनीति की दृष्टि से, लेकिन कभी भी किसी के आराध्य पर इस प्रकार की तीखी प्रक्रिया नहीं करते। काशी में महामहिम राष्ट्रपति जी का जब संबोधन हुआ देश की संसद को, तो ये जनता के सम्मुख आंकड़ा प्रस्तुत हुआ कि काशी कॉरिडोर के माध्यम से 8 करोड़ हिंदुस्तानी दर्शन के लिए आए। हमारे आराध्य पर टिप्पणी करना, ओछी बातें कहना, ये नया नहीं है गांधी खानदान के लिए। हमारे देश में एक प्रथा रही है कि मंदिर से जब बुलावा आता है तो कोई उस बुलावे को ठुकराता नहीं है। इनफैक्ट हमारे संस्कार ये कहते हैं कि आपके उच्च कोटि के भाग्य के कुछ रतन होंगे कि आपको प्रभु के घर से बुलावा आता है। ये हमने शायद सार्वजनिक जीवन में पहली बार देखा कि एक खानदान न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराता है, बल्कि उसके ठुकराने की पूरी प्रतिक्रिया और प्रक्रिया को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जाहिर करता है। राम के खिलाफ जो इन्होंने अपशब्द कहे, राम लल्ला भव्य मंदिर में विद्यमान हो, जिस प्रकार की उचित टिप्पणियां इन्होंने की, अब काशी पर इनका प्रहार हो रहा है। मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था, द्वेष इनको मोदी के प्रति है, ये देश का अपमान करते हैं। अब मोदी के प्रति इनको घृणा है, लेकिन अब घृणा हिंदू समाज और हमारे भगवान के खिलाफ वो दिखाते हैं। जहां तक कि उनको ओबीसी या पिछड़ा नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी किस वर्ग के हैं? आदिवासी समाज की बात करते हैं राहुल गांधी। जब भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय समाज की एक गरीब बेटी को महामहिम राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, तब कांग्रेस के नेताओं ने इतनी घटिया टिप्पणी की थी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। राहुल गांधी तब क्यों नहीं बोले? क्यों उन्होंने तब जनजातीय समाज की एक महिला उम्मीदवार के खिलाफ अपनी ओर से एक प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया? आज मैं आपको करबद्ध निवेदन करती हूँ, आप राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी को एक बार देखिए।
विशेषतः ये जो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, उस यात्रा को देखिए। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में आपको क्या दिखा? अखिलेश यादव एक बार भी इस यात्रा से नहीं जुड़े। इस यात्रा में आपको राहुल गांधी का एक नया चेहरा क्या दिखा कि उनकी फ्रस्ट्रेशन की इतनी सीमाएं पार हो रही हैं कि अब वो कोई भी ऊंची बात कहने को तैयार है, क्योंकि वो झल्ला चुके हैं। आज आपने गठबंधन की घोषणा देखी, लेकिन उसके आसपास कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं देखा, स्थानीय कोई आपने नेता देखे। तो मेरा ये मानना है, मैं पुनः अंग्रेजी में वो वाक्य कहती हूँ, he seems to be politically sane, but he is genuinely institutionally erratic। कौन है जो घोषणा करता है कि मैं देश भर में यात्रा करूंगा और अचानक अमेठी और रायबरेली से इतना खार खा जाता है कि घोषणा कर देता है कि नहीं जी यात्रा रोक दो, अब मैं विदेश जाऊंगा। तो जो खुद पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है वो दूसरों को पॉलिटिकली स्टेबल कैसे कर पाएगा? अंतिम बात नाविका जी, इस प्रश्न के उत्तर में आप मुझे बताइए, चुनाव सर पर हैं, इंडिया अलायंस का मुखिया कौन है? नीतीश कुमार बनने वाले थे, उनको तो आप ले गए। अपने गठबंधन, देखिए मैं पुनः कहती हूं, राहुल गांधी इज दैट इंग्रेडिएंट दैट कैन मेक एनी इंस्टीट्यूशन फॉल अपार्ट। और ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रही हूं, मैं उनका उपहास नहीं उड़ा रही हूं, मजाक नहीं कर रही हूं। ही इज जेन्युइनली नाउ सीमिंग टू बी मोर एंड मोर इराटिक। वरना कौन अपनी पॉलिटिकल यात्रा को छोड़ के अचानक विदेश चले जाता है? कौन आकर अपशब्द कहता है काशी के लिए? रामलला जब विद्यमान हो रहे हैं भव्य मंदिर में, जिस धर्म ने 500 साल अपने धर्म के लिए धैर्य दिखाया और कुछ नहीं, मोदी से इतने गिला शिकवा है, कम से कम हिंदुओं को और हिंदू धर्म को तो स्पेयर कर दो। अब आप ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करती हैं, उम्मीद करती हैं कि वो लोगों को आकर्षित करेगा, जहां एक इंसान 5 दशक के गढ़ में ना जनता को ना अपने कार्यकर्ता को आकर्षित कर पाया, जहां एक इंसान अपने सो कॉल्ड अलायंस पार्टनर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में एक जगह भी यात्रा में नहीं दिखा, जहां एक इंसान अपनी अलायंस का स्वयं मुखिया घोषित नहीं हो पाता। अरे गठबंधन को राहुल गांधी मुखिया के नाते स्वीकार नहीं है तो देश उसे क्यों स्वीकारेगी? आपने सही सवाल उठाए, लेकिन एक वाकया और है जो लोगों की नजरों में आया है और इस पर बहुत चर्चा है। मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय इलाके में एक पत्रकार के साथ जो उनकी बातचीत हुई, मैं आपको और अपने दर्शकों को वो सुनवाती। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। भैया आप आ जाओ यहां, आ जाओ, आ जाओ, डरना नहीं है, इसको बुलाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मारना नहीं है इसको। आओ इधर, इधर आओ भाई। अब एक पत्रकार को पूछा, नाम वो कहता है शिव प्रसाद। असल में हमने जब तहकीकात की तो शिव प्रसाद यादव था, और उससे उसके मालिक के बारे में पूछकर उन्होंने कास्ट ओबीसी वाला मुद्दा उठाया। आपको लगता है ये मुद्दा कहीं बीजेपी को बैकफुट पर करेगा? नाविका जी, सार्वजनिक रूप से
एक सामान्य पत्रकार को उसकी जाति के आधार पर राहुल गांधी एक पूरे क्राउड को उत्तेजित करते हैं। एक पत्रकार को जो सवाल कर रहा है, आप भी कई बार मुझसे तीखे सवाल करती हैं, हम भी कई बार पत्रकारों के साथ तीखी बहस करते हैं, लेकिन एक क्राउड में एक पत्रकार की सुरक्षा को इस प्रकार से आप चुनौती दें और उसको सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट करें। मैं पुनः आपको कहती हूँ, ये एक पॉलिटिकली नहीं, जेन्युइनली एक डिस्टेबलाइज्ड इंसान के और भी संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं। पत्रकार की अगर आप जाति पूछे तो मैंने तो ये समझा था कि पत्रकार सिर्फ अपने कलम से अपने काम के आधार पर जाना जाता है। अब समझ में आई कि पत्रकार को उसकी जाति, उसके वर्ण, उसके वर्ग के हिसाब से अब हमें चिन्हित करना पड़ेगा। तो अगर आप पत्रकार में ऐब ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो प्रस्तुतकर्ता हैं उनको समझने की जरूरत है कि अगर आपके माल में ही खोट है तो बिक्री आप क्या करेंगे जी। तो आप पैकेजिंग चाहे कितनी भी कर लें, जब ये व्यक्ति खड़ा होता है किसी मंच पर, उसके हाथ में आप माइक थमाते हैं, बिना कागज के जब व्यक्ति बोलने लगता है तो उसके मुख से मिथ्या अथवा अपमान की शैली भरे शब्द, इसको छोड़ के और कुछ नहीं निकलता। लेकिन अंततोगत्वा अगर हम इस पूरी यात्रा का कोई परिणाम देखें तो परिणाम क्या है नाविका जी? राहुल गांधी ने समाज को बांटने के अलावा क्या कहा है? 24 का चुनाव, उस पर उनका मुद्दा क्या रहेगा? कब आएंगे वो मैदाने जंग में बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए मुद्दों पर? और आपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी मुझसे पूछते हुए कि मैंने मतलब स्मृति ईरानी ने चुनौती दी राहुल गांधी को। अरे भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता की चुनौती पर भी जवाब नहीं दे सकता राहुल गांधी। तो जो इन्होंने इस पत्रकार के साथ दुस्साहस किया, दुर्व्यवहार किया रायबरेली में, ये तो हमारे स्थानीय पत्रकार भी जानते हैं। यहाँ अमेठी में भी धक्का मुक्की किए हैं कि जब जब राहुल गांधी के सर पर यह भय चढ़ जाता है कि उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है, तब तक वो इस प्रकार का रुख अपनाते हैं। आज की जो घोषणा हुई है उनके सो कॉल्ड गठबंधन की, आप सीटें देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और कांग्रेस ने कितनी मांगी हैं। इसका मतलब कांग्रेस ने ये घोषित कर दिया है कि वो काबिल ही नहीं कि 80 की 80 सीटों पर लड़ ले। तो जिसको अपनी काबिलियत पर डाउट है उस पर हम टिप्पणी करके क्या करेंगे? जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा क्या बनेगा? लेकिन स्मृति ईरानी जी, पिछले 3-4 दिनों में राम मंदिर को लेकर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। एक तरफ उन्होंने कहा है कि वहां अडानी अंबानी जाया करते हैं, वहां कोई ओबीसी नहीं होता, कोई दलित नहीं होता, कोई आम इंसान नहीं होता। एक टिप्पणी उन्होंने और की है जो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि आप महिला मंत्री हैं, आपको ये सुननी चाहिए। मेरा आग्रह है आपसे, ये जो उनका स्टेटमेंट है जरूर सुनिए। एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐश्वर्या राय जी तो थी भी नहीं 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में। नहीं घटिया नाविका जी, जेन्युइनली घटिया। ये उनकी बहू है जो राहुल गांधी के पिताजी के परम मित्र हुआ करते थे। और हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, घर में पिता के मित्र की बहू का इस प्रकार से सार्वजनिक अपमान करना, आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए, घटिया। मैंने आज तक ये शब्द राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। पहले सिर्फ ये कहती थी कि उनकी पार्टी में जो भी मुझ जैसी महिला जो उनकी प्रतिद्वंदी होती है उसके खिलाफ जो सेक्सुअली वेटेड शब्द इस्तेमाल करते हैं वो राहुल गांधी द्वारा इंस्पायर्ड हैं, वो राहुल गांधी द्वारा प्रोत्साहित हैं। लेकिन आज मैंने उनके मुख से सुन लिया, जो अपने पिता के दोस्त की बहू को ना बख्शे, उससे क्या उम्मीद लगानी? घटिया इज द ओनली वर्ड आई हैव फॉर राहुल गांधी।
किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह का रवैया, और खास करके वो तो वहां थी भी नहीं, बार बार इसको नाविका जी घटिया। मैं दोबारा कहती हूँ, मैं कह रही हूँ घटिया। और अब तक माफी तो मांगेंगे नहीं, सोनिया जी के भी रोंगटे नहीं खड़े हुए होंगे, श्रीमती वाड्रा भी चुप्पी साध कर बैठी रहेंगी, लेकिन कौन बोलता है अपने ही घर में पिता के मित्र की बहू के बारे में ऐसा? तो जिसके अपने परिवार, अपने सो कॉल्ड पिताजी के फ्रेंड सर्कल की बहुओं के प्रति सम्मान नहीं है, वो देश में किसी की भी बहू, बेटी, माँ, उसके प्रति सम्मान की मुद्रा रखेगा क्या? अगर श्रीमती सोनिया गांधी सुन रही हैं आज, वैसे तो मुझे नहीं लगता वो टाइम्स नाउ देखती होंगी, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल हर, घटिया, दैट्स व्हाट हर सन इज। स्मृति ईरानी जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि रायबरेली, सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार की ये ट्रेडिशनल सीट रही है, लेकिन रायबरेली से राज्यसभा का रास्ता लिया है सोनिया गांधी। नाविका जी एक सेकेंड, नाविका जी एक सेकेंड। मुझे लगता है 2014 के बाद और 2019 के बाद विशेषतः देश भर की मीडिया कम से कम ये तो समझ चुकी है, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ ट्रेडिशनल सीट। एक लोकतंत्र में ट्रेडिशनल सीट का मतलब है आप लोकतांत्रिक ढांचे की बात नहीं कर रहे हैं, आप मानकर चल रहे हैं कि ये एक खास परिवार के लिए सत्ता का केंद्र है। लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। जहां तक कि सोनिया जी की बात है, क्योंकि मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की चेयरपर्सन हूं और वहां का हाल ही में सहकारिता कोऑपरेटिव का चुनाव हम ही लोगों ने जीता है, और आज सलोन विधानसभा में जो जनपद रायबरेली का हिस्सा है लेकिन लोकसभा अमेठी है, तो हमसे सटा हुआ, और मैं उस जनपद में काम करती हूँ। मैं इतना कह दूं कि अगर सोनिया जी इस वक्त आती चुनाव लड़ने तो हार जाती। लोगों ने बहुत लिहाज किया कि वो उम्र दराज हैं, लोगों ने बहुत लिहाज किया कि राजीव जी के परिवार की हैं, उनकी पत्नी हैं, लोगों ने बहुत इंतजार किया, लेकिन कहीं ना कहीं रायबरेली के लोगों के मध्य में ये प्रश्न उठता था कि आज आप हमको हेल्थ का, उम्र का आप हमको बतला रहे हैं कारण, लेकिन ये सारी बाधाएं तब नहीं आ रही थी जब देश के अलग अलग प्रांतों में गांधी परिवार घूम रहा था अपनी राजनीति के लिए। ये सारी चुनौतियां तब नहीं आ रही थी जब गांधी खानदान विदेश यात्रा कर रहा था या स्थानीय इलाकों पर अपनी छुट्टियां मना रहा था। ये बाधाएं तभी क्यों आती हैं जब जनता के मध्य में जाकर काम करना होता है। तो मुझसे उम्र में बड़ी हैं सोनिया जी, इसलिए मैं कोई ऐसी व्यक्तिगत ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन निश्चित रूप से उनको इस बात का कहीं ना कहीं संकेत मिल गया था कि इस बार वो चुनाव हारने वाली है, और जीवन के इस पड़ाव में ऐसी शर्मनाक हार पॉलिटिकली उनके पूरी इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए सेफ एक उन्होंने शायद ऑप्शन लिया है। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इस पे मुझे कुछ बोलना नहीं है। लेकिन आज मैं यहाँ आते आते एक सूची देख रही थी जो इन लोगों ने प्रेषित की है जहां पर ये लड़ना चाहते हैं। मैं तो कहूंगी आप अगर इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें नाविका जी, तो आप अखिलेश यादव की तेज तरह राजनीति देख सकती हैं। इस पूरी सूची में सबका ध्यान अमेठी रायबरेली में गया है। अब अमेठी की अगर आप बात करें, साल 2014 में अमेठी में मुझे 34% वोट मिला था, 2019 में 49% हो गया वो वोट, 15% जंप किया हमने, जबकि राहुल गांधी 3% घटाए अपना वोट, और वो कांग्रेस के मात्र कैंडिडेट नहीं थे, वो अलायंस के कैंडिडेट थे। तो आज जो अलायंस की इतनी चर्चा हो रही है उसको हमने अमेठी में 2019 में हराया है। लेकिन जो बढ़ चढ़ के बातें करते हैं कि राहुल गांधी लड़ लेंगे, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि साल 2022 में जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब पूरी अमेठी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस का वोट गिन लीजिए, 5 विधानसभा में से 4 में जमानत जब्त हुई थी, और जो एक में आए हैं 66,000 वोट। पूरी लोकसभा के अगर आप कांग्रेस के वोट गिन लीजिए नाविका जी, तो आज उनका टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट 1,42,000 ही है। तो जो 1,40,000 वोट रखता है अमेठी लोकसभा क्षेत्र में,
वो क्या डींगे हाँक रहे हैं। महाराजगंज की चलिए बात करिए। महाराजगंज में 2019 में कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले? 5%। बीजेपी को 59% मिले थे। बुलंदशहर में कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले? 2%। बीजेपी को 60% वोट मिले थे। मैं तो कहती हूँ कि मैं जानती हूँ 17 सीटों में अखिलेश जी ने चतुराई दिखाई है, वो सारी सीटें दे दी जहां कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने सहारनपुर, प्रयागराज, अमरोहा, बुलंदशहर, इन सीटों पर और देवरिया और सीतापुर में पिछले 40 सालों से तो कम से कम कांग्रेस नहीं जीती और 17 में से तो 6-7 सीटें यही हैं। बाकी वो कई सीटें हैं जो 2009 के बाद नहीं जीती, कोई 2004 के बाद नहीं जीती। लेकिन एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। ये लोकसभा का चुनाव है। नाविका जी एक चीज और जी नहीं, एक सेकेंड, एक चीज और लोकसभा के संदर्भ में ही बोल रहे हो। अब आपने ये तो विश्लेषण कर लिया कि जिन सीटों पे जमानत कांग्रेस की जब्त होने वाली है वहां जानबूझकर सपा ने उनको टिकट या सीट छोड़ने की बात कही है। दूसरी बात, आपको अटपटा नहीं लगता कि 2 दिन से ये अटकलें चल रही थी कि अखिलेश जी यात्रा में जुड़ेंगे, नहीं जुड़ते, आज अचानक ही अलायंस अनाउंस हो गया। इसका मतलब राहुल गांधी का साथ भी अखिलेश जी को फिजिकल प्रेजेंस मंजूर नहीं है। ऐसा क्या हुआ 24 घंटे में? किसकी बात हुई, किसका फोन आया कि जो राहुल गांधी कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, सोनिया गांधी कन्विंस नहीं कर पा रही थी, ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश जी ने कहा चलिए छोड़िए 17 सीटें दे देते हैं हार जाने के लिए। तो पुनः कहती हूँ बड़ी विनम्रता से कि जो 80 की 80 सीटों पे लड़ नहीं सकते, वो किस बात के डींगे हाँक रहे हैं? सवाल एक और भी राहुल गांधी ने उठाया है कि आपका जो केंद्रीय सरकार का जीएसटी का निर्णय है वो गरीबों पर किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। ये भी उन्होंने अपने मुद्दे उठाए जब उत्तर प्रदेश में उन्होंने दौरा किया भारत जोड़ो यात्रा का। माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में। सुनवाती हूँ आपको उनका ये सुन लीजिए क्योंकि आपको समझने में शायद आसान रहेगा। नहीं, सुन लीजिए। मैं सुनने से पहले एक बात कहूँ नाविका जी, मैं एक बात कहूँ नाविका जी, सुनने से पहले एक बात कह लूं। बिल्कुल, अगर राहुल गांधी 10% भी आपकी तरह बोल पाता ना, तब कोई राजनीतिक चर्चा में मुझे बोलने का मुझे औचित्य दिखता। जितना आप बोल पाई हैं सवालों के माध्यम से, उतना राहुल गांधी 15 साल में अपनी राजनीति में नहीं बोल पाए हैं। अब मैं पहले ही बॉयकॉटेड हूं, आप मुझे और क्यों बॉयकॉट करवा रही हैं स्मृति जी? अब मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूं, मुझे और बॉयकॉट मत करवाइए। लेकिन राहुल गांधी की ये बयान को जरूर सुनिए। अग्रवाल जी बड़ी सुंदर टी शर्ट पहनी है, बताओ भैया कितने की खरीदी? कितने की खरीदी टी शर्ट? 1000 रुपए की इन्होंने ये सुंदर टी शर्ट खरीदी। अब अग्रवाल जी, ये आपने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी है ना? खरीदी या गिफ्ट दिया किसी ने? खरीदा। इसमें आपने जीएसटी कितनी दी? नहीं, दुकानदार जाने ना भाई, आपने दी है। 18% आपके जेब में से जीएसटी निकली, आपको पता भी नहीं लगा। ठीक है, अगर गौतम अदानी यही शर्ट खरीदता, कौन सी दुकान में खरीदी? अंबिकापुर में वो आएगा तो है नहीं, उस दुकान में जाएगा नहीं। मगर अगर मान लो वो जीएसटी कितनी देगा? उतनी ही देगा जितनी आपने दी। आपकी आमदनी कितनी है? 50,000। अदानी की आमदनी कितनी है? गिनती नहीं है। जिसकी गिनती नहीं है वो भी उतनी देगा जितनी ये देगा। गरीबों का मुद्दा उठाया उन्होंने कि जीएसटी की मार कैसे लग रही है, इस पर क्या जवाब है? देखिए आप नाविका जी, एक सेकेंड। नहीं, गरीब का मुद्दा नहीं उठाया। जिस अग्रवाल जी से पूछे थे वो कह रहे थे मैं 50,000 रुपए कमाता हूं, तो वो गरीब नहीं है, पहला तो। दूसरा, ये क्या राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी आमदनी है उसका उतना टैक्स है? कि टी शर्ट
को बेचने से पहले दुकानदार को पूछना चाहिए, भाई साहब आपकी आमदनी क्या है? 50,000। आपकी आमदनी कितनी है? 10,000। आपकी आमदनी कितनी है? 1,00,000 रुपए। तो फिर 10,000 वाले को कितने में वही टी शर्ट बेचोगे? उसका इनपुट कॉस्ट जो है क्या वो बदल जाएगा? मतलब आप चाहती है मैं राहुल गांधी की बेतुकी बातों का बार बार जवाब देती रहूं? किसी दिन उनका जीएसटी 18% हो जाता है, किसी दिन उनका जीएसटी 28% हो जाता है, किसी दिन उनका जीएसटी 16% हो जाता है। मतलब मुझ पे भी थोड़ा रहम कीजिए। स्मृति ईरानी जी, आपको लगता है गांधी क्या चाहते हैं? मुझे ऑल्टरनेटिव बताइए ना। कि राहुल गांधी ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी देंगे अगर वो सरकार में आएंगे, लीगल गारंटी होगी। ऐसा पहले तो उन्होंने नहीं किया यूपीए की सरकार में, पर अब करेंगे। नाविका जी, मैं पुनः कहती हूँ, पहले अगर वो एमएसपी ऑपरेशन का पूरा विवरण दे दे तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। मैं निश्चित रूप से आपको कह रही हूँ, एमएसपी के ऊपर पूरा विवरण दें, दलहन और तिलहन का फर्क बता दें आपको। मैं ये नहीं कह रही कि भिंडी और हरी मिर्च के बीच का फर्क बताएं, दलहन और तिलहन के बीच का फर्क बता दें तो मैं जेन्युइनली नाम बदल दूंगी अपना। और दलहन और तिलहन का क्षेत्रफल कितना है इस देश में वो बता दें। इस देश में अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी उनको शायद आएगी नहीं, इरिगेटेड लैंड कितनी है वो बता दें। इस देश में ड्रिप इरिगेशन कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा विख्यात है वो मुझे बता दें। और जहां तक अगर मैं अमेठी का आपको सच बताऊं ना, आप जानती है जनता क्यों नहीं आई यहाँ बाहर, उनका कार्यकर्ता क्यों नहीं आया? मैं जिस गौरीगंज में इस वक्त बैठी हूँ, यहाँ पर किसानों की भूमि पर कब्जा करने वाले का नाम राहुल गांधी है। मैं ये संसद में भी बोल चुकी हूँ। सम्राट साइकिल की जमीन है जो किसानों ने दी थी फैक्ट्री के लिए, राहुल गांधी ने फैक्ट्री की उस जमीन को एनजीओ के नाम पर, अपने नाम पर ले रखा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी कभी भी एनजीओ की प्रॉपर्टी में कन्वर्टेड नहीं हो सकती। मैं 10 साल से राहुल गांधी जी से गुहार लगा रही हूँ, देश भर में तो छोड़ो, किसानों का रोना रो रहे हो आप पहले अमेठी में किसान की जमीन तो वापस कर दो। जिस दिन दलहन और तिलहन का फर्क राहुल गांधी बता देंगे, जिस दिन क्षेत्रफल बता देंगे, क्षेत्रफल का मतलब बता देंगे, जिस दिन एमएसपी पर विवरण कर देंगे, व्याख्यान कर देंगे नाविका जी, उस दिन समझ में आएगी हमको कि उनको कृषि और किसान के बारे में जानकारी है। कृषि और किसान का भी फर्क बता दें तो भी नाम बदल दूंगी। स्मृति ईरानी, बहुत तीव्र आपने जवाब दिए, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछूंगी। आज रायबरेली में डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और कुछ सैकड़ों, ऐसा कहा जाता है, कार्यकर्ता भी कांग्रेस छोड़ के चले। जी, कल दिया। आज नहीं दिया नाविका जी, नहीं, आज मात्र नहीं दिया है। रायबरेली में गत 3 दिनों से रेजिग्नेशन का सिलसिला चल रहा है और सबसे पहले जिन्होंने रिजाइन किया उनका नाम भी राहुल है। तो यहाँ एक राहुल है जिसने कांग्रेस को छोड़ दिया और एक राहुल और भी था जिसको यहाँ के लोगों ने छोड़ दिया। आपको लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी रायबरेली से, यूपी से आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा? भाई देखिए, ऐसा है नाविका जी, मेरा जो श्रीमती वाड्रा का अनुभव है वो थोड़ा अलग है और मुझे कैमरा पे कहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अमेठी का 2019 का चुनाव वो संभालने आई थी, हार गए राहुल गांधी। 2022 में उनके पास पूरे उत्तर प्रदेश का दायित्व था। अमेठी वो 4-5 बार आई राहुल गांधी के साथ, जहां जहां गई जमानत जब्त हुई और कांग्रेस बुरी तरह से हारी। जब उनके पास अमेठी का चार्ज था, उत्तर प्रदेश का चार्ज था, निकाय का चुनाव अभी हो चुका है, लोकल बॉडी इलेक्शन जिसे आप कहते हैं, पूरे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस हमारे जनपद में मात्र 1 सीट ला पाई। गौरीगंज जहां मैं बैठी हूं वहां लोकल बॉडी इलेक्शन में उनकी जमानत जब्त हुई है। तो आप देश में थोड़ा फैसिनेटेड होंगे श्रीमती वाड्रा से, यहां हमने उन्हें धूल चटाई हुई है। चलिए आगे क्या होगा, इब्तिदाई इश्क कहा जाता है, पर इब्तिदाई इलेक्शन में देखेंगे होता है क्या। लेकिन इश्क यहाँ पे किसी को राहुल गांधी से नहीं है। चलिए स्मृति ईरानी जी, यहाँ पे राहुल गांधी को किसी से नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या।
बिल्कुल आग का दरिया है और बस अभी तो ये डूब के अंगड़ाई जाना है, है। आगे और लड़ाई है। स्मृति ईरानी जी, सवाल अभी तो पब्लिक ये का शो लड़ाई पर है, मेरे आगे और साथ लड़ाई। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया। दर्शकों, आपने क्या सोचा जरूर लिख के भेजिएगा। आज लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।